नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बहुउपयोगी पहचान पत्र का आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक के लिए एक ही बहुउद्देशीय पहचान पत्र बनाने पर विचार होना चाहिए। एक ही पहचान पत्र में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड और बैंक अकाउंट समेत तमाम जो ID कार्ड हैं उनका उसमें एक साथ इस्तेमाल करना संभव हो पाए। उन्होंने ये भी कहा कि एक कार्ड में ही व्यक्ति की सभी ज़रूरी जानकारियां भी शामिल होनी चाहिए। आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में एक पहचान और एक ID कार्ड की जब बात हो रही है तो इसका मतलब है क्या, और क्या इससे पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट पर विचार किया गया है। भारत के पड़ोसी देशों में क्या इस तरह की व्यवस्था किसी देश में लागू है, किस तरीके के नुकसान या फ़ायदे, ज़रूरतें और कहाँ पर उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनका परिचय करा दूं। PK मल्होत्रा साहब हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सर, बहुत स्वागत आपका। और डॉक्टर SK सिंह साहब हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं IAPS से, आपका स्वागत है। शिवमल भट्टाचार्य जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। और ऐश्वर्या भाटी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। ऐश्वर्या, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मल्होत्रा साहब से करना चाहूँगा। मैं लिस्ट देख रहा था इस कॉन्सेप्ट पर जब चर्चा शुरू हुई और जब गृहमंत्री ने कहा करीब करीब 13 से 16 तरह के ID कार्ड की व्यवस्था देश में है, जिसमें प्रमुख तौर पर अगर कहा जाए आधार है, पैन है, वोटर ID कार्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कहें तो आर्मी के लिए जो कार्ड मिलते हैं वो है, पेंशनर्स का कार्ड, इस तरह की कई सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये सब जो कार्ड हैं इसकी जगह एक सिंगल ID कार्ड, क्या ये पहली बार इस तरह के हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, सोच रहे हैं? इससे पहले जब आधार आया उससे पहले कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट इस पर विचार किया सरकारों ने? कविंद्र जी, एक देश एक कार्ड का जो प्रोजेक्ट है जिसकी माननीय गृह मंत्री ने चर्चा की है, या जिस पे विचार करने के लिए उन्होंने कहा है, मैं समझता हूँ अगर इस तरह की बात कोई आती है तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट होगा। 136 करोड़ 135 करोड़ लोगों के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना और उसके लिए एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाना कि जो उसमें आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं जो हर आदमी को एसेसेबल होगी, हर संस्था को एसेसेबल होगी यूज़ करने के लिए, उसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा या उसका उपयोग सिर्फ उसी काम के लिए किया जाएगा जिसके लिए वो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है। मैं समझता हूँ एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जिस समय आधार का कॉन्सेप्ट आया था, मैं उस समय की बात करूंगा, उसमें भी ये बात आई थी कि हमारे पास ऑलरेडी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर के एक आधार है, एक बेस है, और इसी तरह की एक इंफॉर्मेशन हमारे पास इलेक्शन कमीशन के पास भी है। क्या हम उसको यूज नहीं कर सकते? तो उस समय कॉन्सेप्ट ये आया कि नहीं, आधार को एक इंडिपेंडेंट, दिस विल बी ओनली ए नंबर, इट विल नॉट बी ए कार्ड। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, आज हम उस नंबर को यूज नहीं कर रहे हैं, आज हम आधार को भी एज ए कार्ड ही यूज कर रहे हैं, नंबर को यूज नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है नंदन नीलेकनी साहब की ये बात, उन्होंने ये कहा था कि ये नंबर जो होगा, आप किसी को भी अपना नंबर बताइए, जिस संस्था को ये अथॉरिटी होगी वो आपका नंबर फीड करेगा और उसको आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसमें आपकी सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी। और आधार केवल नागरिकों के लिए नहीं था, आधार कोई भी व्यक्ति ले सकता था, जो देश में रहता है उसको कोई भी ले सकता था, ताकि उसकी इट इज बेसिकली आइडेंटिटी टू बी प्रूव्ड कि हाँ साहब, ये व्यक्ति जो क्लेम कर रहे हैं ये वही व्यक्ति है। अगर हम एक देश और एक कार्ड की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं जो आज हमारे देश में कार्ड बनते हैं उनका अलग अलग उपयोग है। टेक फॉर एग्जांपल, अगर हम पासपोर्ट की बात करते हैं, पासपोर्ट एवरीबडी कैन नॉट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट, उसके लिए पहले स्क्रूटनी होती है, और पासपोर्ट को आप जो यूज करते हैं वो आपकी सिटीजनशिप प्रूव करता है और आप उसको दूसरी कंट्री में लेके जाते हैं। इसी तरह अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें, ड्राइविंग लाइसेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है उसके लिए आपको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपकी पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या आप उसको आइडेंटिटी कार्ड के साथ यूज करके उसको ड्राइविंग में भी करेंगे, या ये सारे पर्टिकुलर्स भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड में डालेंगे? मैं समझता हूँ ये बहुत सारे ऐसे विषय जिन पे विचार करने की आवश्यकता है। अगर आप एक ऐसे कार्ड की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ आपके बेसिक पर्टिकुलर हैं, तो उसके लिए ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर जो हमने आधार के कार्ड की बात की हुई है, उसी के स्कोप को और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई 9 जजेस का, जिसमें उन्होंने राइट ऑफ प्राइवेसी की
बात की और कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, और आधार कार्ड का यूज सिर्फ जो है उन्हीं कामों के लिए जो है जिसमें सरकार कोई स्कीम ला रही है, और अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूज किया जाएगा। इसलिए इसको इंप्लीमेंट करना और कहना कि एक कार्ड होना जो है वो कर दिया जाएगा, मैं समझता हूं इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। शायद अभी उसके लिए हम लोग तैयार नहीं है, और मैं समझता हूं विश्व में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है एक्सेप्ट फॉर नेशनल आईडी कार्ड। और वो नेशनल आईडी कार्ड का भी जो कॉन्सेप्ट है वो केवल कुछ ही कंट्रीज में है। शायद जर्मनी ने इसको एक अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया है। जर्मनी के अलावा शायद बेल्जियम है, ग्रीस है, इटली है, पोलैंड है, स्पेन है, जहां नेशनल आईडी कार्ड का कॉन्सेप्ट है। लेकिन बहुत सारी कॉमन लॉ कंट्रीज ने, यूएसए की अब मैं बात करूं, कनाडा की बात करूं, यूके की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां भी अभी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। इवन यूएस में भी अगर आप फेडरल कार्ड की बात करते हैं तो सिर्फ एक पासपोर्ट ही है। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो हर एक स्टेट बनाती है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है तो उसमें वो एक हमें समस्या उसकी आ सकती है। जी मैं समझता हूँ सिंह साहब, सबसे पहले कि जिससे कि कहा मल्होत्रा साहब ने कि अगर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को सोचें तो देश में इसकी ज़रूरत है क्या? क्यों हमें एक ही कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए? क्या हमारे पास जो अलग अलग तरीके के, मैं कहूँ कि ज़रूरत के लिहाज से, चाहे पैन, अगर आप टैक्स सिस्टम को देखते हैं वहाँ पर ज़रूरत होती है, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर ड्राइविंग का हम वो करते हैं, पासपोर्ट जो बाहर जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो फिर क्या वाकई एक कार्ड की ज़रूरत है हमें? मल्होत्रा साहब की बातों से हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन मेरा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है। अगर देखा जाए, माननीय गृह मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में दिया कि फर्स्ट टाइम इंडिया जा रहा है डिजिटाइज करने के लिए 55 टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और वहाँ से उनको ये चीज़ें आई। इसलिए अगर वो 55 इंफॉर्मेशन जिस तरह के इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो एक वेलकम चेंज होगा। कारण ये है सचान साहब कि किसी भी राष्ट्र के विकास में इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग का बड़ा योगदान होता है। अगर आप पिछला 2 to 3 डिकेड्स अगर देखें तो इवन हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मोस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट के बाद इंफॉर्मेशन बेस्ड डिसीजन मेकिंग के तौर पे ही इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारे मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी और नेशनल सिटीजन्स राइट की बात कर रहे हैं। हम उसको थोड़ा दूसरे तरफ ले जाना चाहेंगे। बेसिकली वो एक जो इन्फॉर्मेशन है वो इतना ज़्यादा यूजफुल होगा हम सब के लिए। क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, उसका प्रोसेस क्या होगा, डेटा सिक्योरिटी के प्रोसेस क्या होंगे, प्राइवेसी कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब चैलेंज जरूर है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर हम वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जहाँ पे उसकी ट्रैकिंग के लिए हमें रेट्स एंड रेशियो की ज़रूरत पड़ती है, एक परफेक्ट डिनोमिनेटर मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे बहुत सारे हमारे लाइक कल से आप देखें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए हम लोग सैंपल के बेसिस पे हेल्थ डेटा, हेल्थ सिस्टम एडिक्वेसी की बात कर लेते हैं, लेकिन अगर इस तरीके का सिस्टम हम डेवलप करने में सफल हो पाते हैं तो यूएचसी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टाइप प्रोग्राम्स की हम ट्रैकिंग भी कर पाएंगे, एनी मोमेंट हम उसकी रिपोर्टिंग भी कर पाएंगे, और जो भी इम्प्रूवमेंट होगा हमें ज़रूरत पड़ेगी, कंट्री को ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट के पास एक रेडीमेड इंफॉर्मेशन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। एक तो ये हुआ। सेकेंड इज फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, देयर आर एविडेंस कि अबाउट 10 to 12% पॉपुलेशन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के चलते एबव पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए तरफ जा रही है। और गवर्नमेंट ने बहुत ही सही समय पे आयुष्मान भारत की शुरुआत किया है। लेकिन आयुष्मान भारत के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हु इज एलिजिबल, वो सब के लिए हमारे पास जो माइक्रो लेवल इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिलना मुश्किल होता है। अगर इस तरह थोड़ा सा जो आपने कहा दोनों चीज़ों में, जो मल्होत्रा साहब ने कहा, मैं उसको अगर इसमें ऐड करूं उस सवाल को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब मसला संविधान के अधिकार का आएगा और प्राइवेसी का आएगा, मैं आयुष्मान भारत का दावेदार नहीं हूं, मैं उसका बेनिफिट लेना चाहता हूं, मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उस किसी संस्था के साथ शेयर क्यों करना चाहूंगा जिसका डाटा आप आयुष्मान भारत या XY स्कीम में करना चाहते हैं। जहां तक हमारे डेटा सिस्टम की बात है, इंडिया में डेटा इकोसिस्टम काफ़ी डेवलप हो गया है। मैं खुद ही उस टीम का हिस्सा हूं जो इस कंट्री में लास्ट 2.5 डिकेड से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा कलेक्ट कर रहा है। वो हमारा सैंपल साइज बढ़ करके इस समय एबव 6 लाख हाउस होल्ड हो गया है। वहाँ एक बड़ा क्वेश्चन है कि हम डेटा उसकी प्राइवेसी को कैसे
मेंटेन कर रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और एनआईसी की मदद से डेटा प्रोटेक्शन हम कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं। हम डेटा प्रोटेक्शन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे सिस्टम एंड प्रोटोकॉल्स हैं जिसको इस तरीके के कार्ड बेस्ड जो डिजिटाइजेशन 50 इंडिकेटर या 55 इंडिकेटर का मंत्री महोदय प्रपोज कर रहे हैं, जो कि प्रपोज नहीं, वो तो एक डिसीजन है, उसी में से एक पार्ट निकाल करके वो कह रहे हैं कि हम इसको अगर एक कार्ड में, दैट वो थोड़ा चैलेंज है। बैंक अकाउंट को जोड़ना एक अलग इशू है, उसमें साइबर इश्यूज भी आता है। मैं उस पर बाद में आऊंगा। इससे पहले ऐश्वर्या, 2-3 सवाल जो कि मैं कहूं कि जब हम किसी एक आइडेंटिटी कार्ड की बात या एक नागरिक और एक पहचान के पत्र की बात या पहचान के तौर पर की बात करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कानूनी तौर पर और संवैधानिक तौर पर, क्योंकि ऐसे मसले पहले भी आए, चाहे आधार का, इससे पहले भी उन्हें चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीमित कर दिया दायरे के अंदर। ये जो कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक नागरिक और एक पहचान पत्र होना चाहिए, ये संवैधानिक के लीगल तौर पर अगर मैं कहूं कितना ठहरेगा या कितना ठहर सकता है? देखिए, एम्बिशियस प्रोजेक्ट जरूर है, पर से एज अ पॉलिसी डिसीजन उस पे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे इशू तभी होगा जब वो किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा, और वो भी हो सकता है। ये 9 जजेस बेंच की बात हुई प्राइवेसी का केस, आधार के केस में, तो प्राइवेसी एस्टैब्लिश हो चुका है एज अ फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी किसी भी तरह की अगर वायलेशन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जरूर इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन देखिए, मेरा मानना इसमें यह है कि इंफॉर्मेशन एम्पावर्स, अभी हमने मल्होत्रा सिंह साहब को सुना जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ दैट डेटा इकोसिस्टम विच इज बीइंग डेवलपिंग एंड विच इज वर्किंग। तो हम लोग अपनी इंडिविजुअल लाइफ में टेक्नोलॉजी बहुत यूज तो करने लगे हैं, बट एज अ नेशन हमारी टेक्नोलॉजी यूसेज अभी भी बहुत लिमिटेड है और बहुत आगे ग्रोथ हो सकती है। तो जो आने वाला समय है वो और भी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ में होगा, और जो ये भी कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खास करके एम्पावर भी करती है, लेकिन साथ ही साथ इट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम एंड अ बिग स्कोप फॉर फर्दर लिटिगेशन ऑल्सो, एंड ऑल्सो प्रॉब्लम्स जैसे देखिए डेटा सिक्योरिटी। अब जैसे मोर एंड मोर हमारी जिंदगी डिजिटल जाएगी, तो वैसे की वैसे ऑफेंसेस भी डिजिटल वर्ल्ड में जाएंगे। तो उस डेटा की सिक्योरिटी करना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना, उसमें डेटा प्राइवेसी को मेंटेन करना, इसके लिए बहुत रोबस्ट लॉज की जरूरत होगी, बहुत रोबस्ट रेगुलेशंस की जरूरत होगी, और टेक्नोलॉजी भी कंटिन्यूसली अपडेट होती रहनी पड़ेगी। पर जैसा कि एग्जाम्पल ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दिया उनका, कि जैसे अगर बर्थ के टाइम पे हो जाता है तो 18 इयर्स के होने पर, और किसी को अप्लाई करने की क्यों जरूरत है वोटर के लिए, अगर वो पहले से उसका लास्ट 18 इयर्स का डेटा है कि ही इज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो उसका वोटर लिस्ट में ऑटोमेटिकली नाम इंक्लूड हो जाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे हम कोर्ट्स में देखते हैं कि जुवेनाइलिटी का एक प्ले होता है, जहां एक्यूज्ड या इवन सेक्सुअल ऑफेंसेस के मैटर्स में विक्टिम की एज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स लाए जा सकते हैं जिसको प्रूव करने के लिए, और काउंटर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूरी इंक्वायरी होती है। अब आज के टाइम में ये ऐसा नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है जो उसको एम्पावर कर सकते हैं कि वो पूरा स्ट्रीमलाइन सिस्टम हो, और जहां पे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हो वहीं हो। आई थिंक ये इस तरह का प्रपोजल नॉट ओनली जो वेलफेयर प्लान्स और स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उनको देने में सहूलियत होगी, बट इवन एनफोर्समेंट, इन्वेस्टिगेशन, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द कंट्री, आई थिंक उसके लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और डिजिटल सेंसस विल डेफिनेटली ऐड टू समथिंग लाइक दिस। चैलेंजेस होंगे, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट। मैं चैलेंजेस पर ही आता हूं अब, क्योंकि सभी लोग सहमत दिख रहे हैं कमोबेश की जो पैनलिस्ट हैं कि होने चाहिए, एक महत्वाकांक्षी योजना हो सकती है, लेकिन चैलेंजेस के तौर पर देखूं, आधार के ही अगर डेटा को समझें, इतने सारे रिस्क और कई जगहों पर खबरें आई, कंपनियों ने मिसयूज़ करने की बातें सामने आई, इवन सोशल साइट्स पर जब आप लॉगिन करते हो उस डेटा का भी गलत तरीके से दुरुपयोग या फिर उसको बेचा जाना, ये हम देख चुके हैं। अमेरिका जैसे देश भी उसको रोक नहीं पाए हैं। सवाल ये कि इस तरह अगर एक आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू हम आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके नज़रिए से
टेक्नोलॉजी पर क्या कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जो कि हमें सबसे पहले टैकल करने होंगे? गोविंदा जी, देखिए, मुझे लगता नहीं कि कोई बड़े चैलेंज टेक्नोलॉजी के लिए इस वक्त है। और इसके प्रमाण आपने आधार का जिक्र किया। आधार ही हमारे सामने पिछले 3-4 साल से इसकी जिस तरीक़ा से आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी मीडिया का भी काफ़ी स्क्रूटिनी रहा कि ये वायलेशन हो गया, ये मिसयूज़ हो गया, ऐसे कुछ। बट मुझे तो लगता नहीं ऐसे कोई इंस्टेंस है जहाँ में आधार की डेटाबेस से किसी भी तरीक़ा से आपकी हैकिंग के इंसिडेंट हुए या लीक आउट हुए, कुछ ऐसा नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जो बनाया गया इंफ्रास्ट्रक्चर आधार का वो काफ़ी फुल प्रूफ है, और जिस मात्रा में इसमें सिक्योरिटी पैरामीटर्स डाला गया, मुझे लगता नहीं कि मेरे लाइफ टाइम में इसको कोई ब्रीच कर पाएगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। और ये बात है कि अब डेटाबेस का सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से या यूज़र या एंड पॉइंट्स में सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ क्या होते हैं कि जैसे आधार में आपने देखा है कि जिस जो एंटिटी उसको यूज़ करते हैं वो कहीं जगह में आपका आधार का नंबर नाम के साथ या एड्रेस के साथ 10 जगह फैला देता है। बट वो कैसा है, वो आप भी अपने मोबाइल नंबर बहुत जगह देते हो, अपने बैंक अकाउंट नंबर देते हो, उससे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि ट्रांजैक्शन तभी होगा जब आपकी बायोमेट्रिक इस्तेमाल होगा, जो ये आधार की रिपोजिटरी में मनेश्वर में खड़े हैं। अब बात है कि ये कभी नहीं होने वाला, ये जो ब्रीच है वो नहीं होगा। और आधार की जो सफलता हमने दिखाया, अभी 137 करोड़ लोगों इस देश में, 124 करोड़ आधार की उसमें आ चुके, तो ऑलरेडी एक डेटाबेस तैयार है जिसमें आपकी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है और आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। उस डेटाबेस को अगर आप बेस रखते, और आपको पता है कि मल्होत्रा साहब ने हल्का सा जिक्र किया था कि 2009 में जब ये शुरू हुआ था, ये तो मैं कहता हूँ कि होम मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन के अलग टर्फ को ये जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए ये कॉमन वो नहीं हुआ। लेकिन 2015 में अगर आप देखें, सरकार आके ये बात कहे कि एनपीआर के साथ आधार को सीडिंग किया जाएगा। तो आज के डेट में जितनी टेक्नोलॉजी आगे गए हैं, जितने हमने अनुभव किया अपने सारे जैसे डिलीवरी सिस्टम्स, हमने तो काफ़ी सक्सेसफुली बेनिफिट्स लोगों को दिए हैं आधार के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि अलग अलग 10 जगह में 50 जगह में अलग अलग डेटाबेस रख के उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्टीमेटली आधार की जो सिस्टम में काम करे, येस एंड नो जो चेकिंग होता है, तो येस एंड नो वाला सिस्टम और बहुत सारे सर्विसेज को दे सकता है। पासपोर्ट के लिए क्यों आप दोबारा से एडिशनल वेरिफिकेशन करने जाएंगे, बैंक के लिए क्यों चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको बहुत जगह में सिंप्लीफिकेशन कर सकता है। मुझे लगता है कि सिक्योरिटी का भय इस वक्त नहीं है, 2009 में था। सिंह साहब, तो क्या ये माना जाए कि अगर आधार को ही क्या बेस बनाया जा सकता है, या उसको एक सिंगल आईडी कार्ड के तौर पर हम उसको आगे उसमें संभावना देख सकते हैं? सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सिंगल आईडी कार्ड के तौर पे, लेकिन मेजर चैलेंज ये है कि उसका कंटेंट क्या होगा, किस ग्रुप की, किस एज ग्रुप के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कंट्री को इमीडिएट बेनिफिट के लिए वो डिसाइड करना ज़्यादा, केवल बर्थ से लेकर के और वोटर आईडी तक जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल यूजफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं देख रहा हूँ इस यूनिक आईडी कार्ड को, डिनोमिनेटर फॉर मोस्ट ऑफ इंडिकेटर्स टू असेस प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री on different dimension, that's health, education, social welfare, financial protection, various kind of flexi programs। मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ जहाँ पर कि ये बहुत यूजफुल होगा। इसलिए मेरा चैलेंज थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है कि किस एज ग्रुप के लिए हमारे कंटेंट क्या होंगे। अगर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं तो वहाँ पे हमारे कंटेंट क्या होंगे, अगर हम आज की जब बना रहे हैं शुरुआत में। इसलिए मुझे लगता है कि उसमें एक प्रोविज़न होना चाहिए कि आप ऑनलाइन ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन चेंज कर सकें, विच शुड बी प्रोटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सम साइबर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर इस तरीके मैं उस डायरेक्शन में सोच रहा हूं। लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ए वेरी नोवेल कॉन्सेप्ट, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन। मल्होत्रा साहब, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि कहा सिंह साहब ने, एक एस्पेक्ट, क्योंकि वो जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो उस नज़रिए से देख रहे हैं। मैं अगर ऐसे सोच रहा हूँ कि जो कि ऐश्वर्या भाटी कह रही थी कि लीगल एस्पेक्ट पर क्या हो सकता है, पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट वो अलग नज़रिए से सोचेगा, तो उसका दायरा कहीं बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा होगा, फिर से वो चौखटों तक पहुंचेगा, अदालत तक, या दायरे पर संविधान के कहीं उस पर टकराएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जो माननीय गृह मंत्री ने बात की है एक देश और एक कार्ड की, शायद हमारा डिस्कशन उसके बहुत बाहर भी जा रहा है और हम और भी बहुत सारी बातें
उसमें डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं वापस उसी मुद्दे पर आऊं तो जैसा मैंने पहले भी कहा, क्या ये संभव है कि एक ही कार्ड के अंदर आपके पासपोर्ट की भी पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहे, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की भी इंफॉर्मेशन रहे, आप उसको एज आइडेंटिटी कार्ड भी यूज़ करो, एज वोटर आईडी कार्ड भी यूज़ करो, एज एंट्री टू बैंक ट्रांजैक्शंस भी यूज़ करो। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात में जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कार्ड का कहा कि आपको बस में जाना है, आपको रेल में जाना है, आपको पेमेंट करनी है, डेबिट क्रेडिट कार्ड की तरह उसको यूज किया जाएगा, एक कार्ड होगा। वहां तक का तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे कार्ड की बात कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ही बिल्कुल डिफरेंट है, क्या वो भी एक बेसिक डॉक्यूमेंट जो आप कह रहे हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की बात कर रहे हैं, क्या दोनों को एक में क्लब किया जा सकता है? मैं समझता हूं ये एक चैलेंज वाली बात रहेगी और उसके लिए हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अदरवाइज जैसा मैंने पहले एग्जांपल दिया कि पासपोर्ट इज डिस्क्रिशनरी, ड्राइविंग लाइसेंस उसकी कंडीशंस और वो डिस्क्रिशनरी है। क्या डिस्क्रिशनरी चीजों को आप एक मैंडेटरी कार्ड के साथ जोड़ सकते हैं? आई थिंक आपको कुछ एक एरियाज को उससे अलग रखना पड़ेगा। अगर हम जहां डिस्क्रिशन वाली बात आ रही है उसको अलग करके सिर्फ आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एक एज ए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड एक कोई कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं और आधार को भी उसका बेस बना सकते हैं। मैं समझता हूं आधार का जो कॉन्सेप्ट था वो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक अच्छा कॉन्सेप्ट आया कि आपका वो नंबर है, हर आदमी जो उसको एक्सेस कर सकता है, उसको पता चलेगा कि द मोमेंट यू एंटर द नंबर, इस आदमी का ये नाम है, इसकी ये एज है और ये यहां पर रहता है, आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उस अगर तक ही इसको कन्फाइन रखते हैं, तब मैं समझता हूं जो माननीय गृह मंत्री ने कहा है वो पॉसिबल होगा। अगर हम उसके बयान जाते हैं तो शायद हमें संवैधानिक तरीके से या कानूनी तरीके से बहुत सारी चेंजेस भी लानी पड़ेंगी और उसको जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम अच्छे नहीं है, हमारे सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छे हैं और हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, उनको मालूम है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। वो दैट विल नॉट बी अ बिग इशू। उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाना एक बड़ा इशू नहीं होगा। सवाल ये होगा कि क्या आप वाकई में ही एक कार्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं समझता हूं शायद आज की तारीख में सभी कार्ड्स को एक कार्ड में मर्ज करना एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन होगा। शिवमल, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हम एक के बाद एक देखते आ रहे हैं। पहले राशन कार्ड होता था 2 दशक पहले, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड आया, फिर पैन कार्ड, उसका बाद आधार आया, एक और कार्ड आ जाएगा, उसकी कुछ जगह पर अहमियत होगी और फिर गिनती की संख्या में 10 की जाए 11वां हो जाएगा। और कितने कार्ड इस्तेमाल करने के लिए आपको 10 से 11 पासवर्ड भी याद रखना है। तो मुझे लगता है कि एक ही कार्ड आने का टाइम ठीक है। गृह मंत्री ने बड़ा अच्छा सुझाव रखा है। मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी वाले सब मिलके बैठ के बात करें। जैसे आगे जो पहलू रहेंगे कि आप राज्य सरकार को भी इन्वॉल्व करने, इनका ड्राइविंग लाइसेंस इशुएंस का एक एक्टिविटी है, तो जब लाइसेंस इशूइंग ही सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा तो उनका भी रेवेन्यू कुछ बात आएगी, उनके भी कुछ एम्प्लॉयज़ की आगे पीछे इधर उधर करने की भी बात आएगी। तो मुझे लगता है कि ये सारे डिस्कशन के बेसिस में होगा। लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट और एज ए सिटीज़न मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया प्रयास होगा। अगर मेरे पास एक कार्ड होता है, मल्होत्रा साहब एक बड़े अच्छी बात बोले कि पासपोर्ट की जो बात है, अब पासपोर्ट जनरली अगर आप देखें तो आज भी हर कंट्री का पेपर बेस्ड है। कुछ लोग आपकी एक ग्लोबल कार्ड भी देते हैं। तो मुझे लगता है कि नेशनल आई कार्ड के हिसाब से आज की डेट में जितने सारे 30, 35, 40 फंक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, एक कार्ड आज की डेट में भी हो सकता है आधार को बेस रख के, और पासपोर्ट को साथ में कैसे इंटरनेशनल उसके साथ जोड़ा जाएगा वो हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन ये एक अच्छी एक्सपीरियंस हमारे पास आएगी जब हम ये डिजिटल सेंसर्स इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, क्योंकि जो ऐप की बात आ रही है और आप डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लगभग जितने 10-12 पैरामीटर्स आप उठा लेते हैं उससे आपका 10-12 चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाता है। और एडिशनली कुछ आपको सिक्योर्ड नेटवर्क्स में ये सारे रहेंगे, आप लॉगिन करेंगे, आप ऐड करेंगे, जैसे आपका एड्रेस, मकान बदलेगा, जगह बदलेगा, तो ये आपके पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि आप ऑनलाइन ही आपकी नए आइडेंटिटी प्रूफ दे, एड्रेस चेंज करें। ये होते जाएगा, हो भी ज़रूरत है आपका इसकी। ऐश्वर्या, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा, क्योंकि सवाल ये आता है कि एक के बाद एक नए कार्ड, संख्या 8 पहुँची, फिर 10 हुई, अब 16 हो गई, तो क्या इन्हीं में से किसी एक कार्ड को मैं कहूँ कि क्लब करके एक बना दिया जाए, या फिर किसी नए की तरफ बढ़ना ज़्यादा आसान होगा संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर? कविन जी, ये तो उसकी मोडालिटीज जब
किस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा पॉलिसी का, ये एक्सपर्ट्स डिसाइड करेंगे। पर मैं एक और डायरेक्शन में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। जो अभी हमने देखा नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में पूरा एनआरसी की एक्सरसाइज हुई जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद हुई, उसमें बहुत सारे इश्यूज उछल के सामने आए। अगर एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा जो हर सिटीजन के पास होगा, हर सिटीजन की बर्थ से उसका आइडेंटिफिकेशन होएगा, तो ये एक्सरसाइजेज होने की जरूरत नहीं है कि नॉन सिटीजन्स कौन है, कौन लोग माइग्रेंट्स हैं, किनको असाइलम मिला है, कौन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये इश्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। और एक नेशनल आइडेंटिटी अगर सिटीजन्स की हो, वी आर वन नेशन वन कंट्री, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी परमिट करता है वन कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टेट्स की जो चीजें हैं वो सारी एमैल्गमेट हो सकती हैं, एवरीथिंग कैन बी आयरनड आउट। द विल टू डू समथिंग लाइक दिस, आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और एक नागरिक और उसकी एक पहचान पर चर्चा करने के लिए कि असल में ये कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, इसका दायरा कहाँ पर हो सकता है और पिछले आईडी कार्ड से ये नया जो पहचान है ये कैसे अलग या फिर कैसे उससे सिमिलर या उनको क्लब करके बनाया जा सकता है। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।